नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने दैनिक क्विज हम प्रस्तुत कर रहे हैं और दैनिक क्विज में प्रमुख रूप से अलग अलग जो समाचार पत्र हैं, खासतौर से अगर हम द हिंदू की बात करें तो उनसे संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के कुछ संबंधित प्रश्न हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ विगत वर्षों के प्रारंभिक परीक्षा का एक अभ्यास प्रश्न और आज का एक प्रमुख जो तथ्य है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज के दैनिक क्विज के अगर हम पहले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो द्वारा निर्मित विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रहों की श्रृंखला में पहला है। देखिए, अगर हम यहाँ पर इसरो की तरफ से बात करें तो प्रमुख रूप से मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजिकल एक तरह से जो गतिविधियाँ हैं उनके लिए प्रमुख रूप से एक पूरी तरह से डेडिकेटेड अगर हम उपग्रह की बात करें तो कल्पना 1 इस तरह का पहला उपग्रह था। तो यहाँ पर आपका उत्तर है डी। अब इस प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि इसरो की तरफ से इनसैट 3DS यह एक उपग्रह है, इसको आने वाली 17 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये जो उपग्रह है ये भी प्रमुख रूप से मेट्रोलॉजिकल यानी मौसम विज्ञान के संदर्भ में प्रमुख रूप से जो स्थितियाँ हैं उनके साथ में एक तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरह का उपग्रह है जो मेट्रोलॉजिकल या मौसम विज्ञान की आवश्यकताओं के लिए यहाँ पर इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब हम बात कर रहे हैं कल्पना 1 की, तो जब इसको 2002 में लॉन्च किया गया था तो ये सबसे पहला ऐसा उपग्रह था जो मौसम विज्ञान के साथ में पूर्ण रूप से संबंधित था, यानी मौसम के संदर्भ में अलग अलग जो अध्ययन है वो इसके द्वारा किया जाता था। ध्यान रखें, प्रारंभ में इसका जो नाम था वो मैटसैट था। और कल्पना चावला की जब मृत्यु हुई थी, आप देखें 2003 में, जो कोलंबिया स्पेस शटल जब री एंट्री कर रहा था पृथ्वी की यानी पृथ्वी की कक्षा में वापस आ रहा था, तो उसमें जो दुर्घटना हुई उनमें उनकी मृत्यु हुई। उसी आधार पर आप देखें मैटसैट का जो नाम है बदलकर कल्पना 1 किया गया था। तो 2002 का लॉन्च है लेकिन नाम 2003 में चेंज किया गया। जहाँ तक हम इनसैट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर आप देखें इनसैट का नाम आया है, तो इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट का सिस्टम है जो 1983 में प्रारंभ किया गया। वैसे 1982 में पहली लॉन्च थी इनसैट 1A की, वो असफल थी, लेकिन इनसैट 1B 1983 में जो लॉन्च किया गया अगस्त में, वो पहला सफल था। तो इनसैट श्रृंखला का प्रमुख रूप से आप देखें उपयोग क्या था। ये प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन, साथ साथ अगर हम देखें टेलीविज़न, रेडियो के साथ साथ मेट्रोलॉजिकल यानी मौसम विज्ञान के संदर्भ में भी अध्ययन के लिए काम कर रहा था। लेकिन इनसैट सीरीज आप प्रारंभ में देखें पूरी तरह से मेट्रोलॉजिकल या मौसम विज्ञान के साथ में समर्पित नहीं था। ऐसा पहला उपग्रह कल्पना 1 ही एक तरह से था। तो इस आधार पर आप कल्पना 1 को ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जूनोटिक रोग एक ऐसी बीमारी है जो प्राकृतिक रूप से कशेरुक जानवरों से मनुष्यों में या मनुष्यों से कशेरुक जानवरों में फैल सकती है। दूसरा, रेबीज, जीका और एंथ्रेक्स वायरल जूनोटिक रोग हैं। तीसरा, प्रीजोड जूनोटिक रोगों और महामारी के उद्भव को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। अगर हम तीनों कथन के संदर्भ में प्रमुख रूप से देखें तो जब हम जूनोटिक डिजीज़ की बात करते हैं तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों के माध्यम से मनुष्यों में फैलती हैं, और मनुष्य से आप देखें जानवर, यानी एक तरह से ये जानवरों से मनुष्य में संपर्क में आने पर इन बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है, जिनको हम जूनोटिक बीमारियों के नाम से जानते हैं। इसमें आप देखें रेबीज, जीका और एंथ्रेक्स सभी एक तरह से शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें जब हम बात करते हैं एंथ्रेक्स की तो ये एक तरह का वायरल नहीं, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और जबकि रेबीज और जीका की बात करें तो ये वायरल है। इसी आधार पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। पहली परिभाषा जूनोटिक रोग के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तीसरा, अगर हम प्रीजोड की बात करें तो प्रीजोड आप ध्यान रखें एक तरह का इनिशिएटिव है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव जूनोटिक डिजीज इमरजेंस, यानी प्रीजोड एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसके माध्यम से प्रयास ये है कि जो जूनोटिक बीमारियों का एक प्रभाव है, आप देखें कोविड-19 भी एक तरह की जूनोटिक बीमारी थी, तो कैसे उसकी स्थितियों को प्रिवेंशन किया जाए, साथ साथ उसका पता लगाया जाए, और उसके अगर मान के चले बीमारी का प्रसार है तो रोकने की स्थितियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके संदर्भ में आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के लिए ये प्रीजोड इनिशिएटिव काम करता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो तीसरा बिंदु भी सही है। 1 और 3 सत्य हैं, 2 गलत हैं, इसीलिए उत्तर हमारा हो जाता है सी। और प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि अगर हम बात करते हैं मंकी फीवर, तो इसके मामले जो कर्नाटक में थे, आप देखें केरल के वायनाड में भी इसके जो कुछ मामले हैं वो एक तरह से देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भारत में आप देखें ये चिंता की स्थिति है, क्योंकि मंकी फीवर के संदर्भ में आप देखें कोई वैक्सीन या इलाज की स्थिति नहीं है, केवल सिम्टम या जो उसमें कह सकते हैं कि जो भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसके आधार पर इसका इलाज किया जाता है, और इसी आधार पर हमने ये प्रश्न आपसे पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो केरल में स्थित है। तो ध्यान रखें लगभग 6000 मेगावाट की क्षमता के साथ ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर एक तरह से होगा।
लेकिन ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है, न कि केरल में। तो यहाँ पर कथन का आधा भाग सही है, आधा गलत है, इसीलिए पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा, प्रतिक्रिया से निकलने वाली ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए तरल सोडियम का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखें, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें जो हीट एक तरह से निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए लिक्विड सोडियम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, तो पहला कथन गलत है, दूसरा सत्य है, यानी उत्तर है हमारा बी, केवल 2 सत्य है। अब इस प्रश्न का आधार क्या है? आधार प्रमुख रूप से ये है कि भारत और रूस के द्वारा आप देखें कि परमाणु ऊर्जा में सहयोग करने के लिए और स्थितियों को मजबूत किया जाएगा। आप ध्यान रखें, भारत में परमाणु ऊर्जा में रूस का बड़ा एक सहयोग रहा है और उसी कड़ी में इस सहयोग को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, जिस आधार पर हमने आपसे ये प्रश्न पूछा है। चौथे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केरल भारत में सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है, इसके बाद पश्चिम बंगाल और गुजरात है। दूसरा, कृषि, मत्स्य पालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, जब हम बात करते हैं भारत में कुल मछली उत्पादन की, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम कुल मछली उत्पादन की बात करते हैं तो मछलियों का उत्पादन एक तो समुद्री क्षेत्र से हो सकता है, दूसरा अगर हम देखें तो जो भी स्थलीय भाग होते हैं, जैसे मान के चलिए झील है, तालाब है, नदी, नहर है, उनकी अगर हम बात करें तो जो हम समुद्री क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मछली उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है? अगर हम राज्य की बात करें तो गुजरात में। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे स्थान पर यह स्थिति तमिलनाडु की आती है। दूसरा स्थान आप देखें, यहाँ पर जरा करेक्शन कर लें, दूसरे पर आपका राज्य में आ जाता है केरल, और तीसरी स्थिति में अगर आप देखें यहाँ पर राज्य आ जाता है कौन सा? तमिलनाडु। ये समुद्री क्षेत्र की बात हो रही है। और जब हम बात करते हैं स्थल यानी इनलैंड, अगर हम फिशेस की बात करते हैं तो इसमें अगर आप देखें तो नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखें गुजरात काफ़ी पीछे है, लेकिन इनलैंड में पहले नंबर पर आ जाता है आंध्र प्रदेश। उसके बाद की स्थितियों में आप देखें तो एक बड़ा आंकड़ा आता है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। तो जब हम कंबाइंड करने की बात करते हैं तो मतलब समुद्री और एक तरह से स्थल, उन दोनों पर मछलियों पकड़ने का जो भाग है उसको जोड़ा जाता है। इस आधार पर देखें तो आंध्र प्रदेश और यानी आंध्र प्रदेश का जो समुद्री भाग है और जो स्थलीय भाग है, दोनों में अगर आप जोड़ दें तो सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन आंध्र प्रदेश में है। तो इस आधार पर आंध्र प्रदेश है, ना कि यहाँ पर आपका जो विकल्प दिया गया था उत्तर में, यहाँ पर अगर हम देखें केरल, तो केरल नहीं है, आपका उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अब ये भी ध्यान रखें, विश्व में मछली उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, तो पहला यहाँ पर आंकड़ा गलत हो जाता है। दूसरे के बारे में अगर देखें तो जब हम बात करते हैं कृषि, मत्स्य पालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य, तो ये तीनों ही जो मुद्दे हैं, ये तीनों कह सकते हैं क्षेत्र, ये 7वीं अनुसूची में आते हैं। यानी ये प्रमुख रूप से राज्य सूची का विषय है जिस पर राज्य प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर देखें सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें तो 6वें नंबर पर है, साथ साथ अगर हम कृषि की बात करें 14वें नंबर पर, मत्स्य पालन 21वें नंबर पर। तो राज्य सूची के जो अलग अलग विषय हैं उनमें ये उनकी कह सकते हैं रैंकिंग है। तो 7वीं अनुसूची में ये सभी राज्य सूची के विषय हैं, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है, पहला गलत है। तो दूसरा सही है, उत्तर है बी, केवल 2 सत्य हैं। अब इस प्रश्न का अगर हम आधार देखें तो भारत सरकार की तरफ से आप देखें कैबिनेट के द्वारा एक यहाँ पर योजना मंजूर की गई है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। और ये आप देखें पहले ही सेंट्रल सेक्टर यानी पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा संसाधन 100% देकर जो योजना संचालित है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसी में आप देखें एक तरह से एक सब स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया है। अब इसमें कोशिश क्या है कि माइक्रो और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एक तरह से मत्स्य उत्पादन के साथ में संबंधित हैं, उनको प्रमुख रूप से 6,000 करोड़ रुपए आने वाले 4 साल में उपलब्ध कराया जाएगा, उनकी औद्योगिक स्थितियों को बेहतर करने के लिए। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ही आप देखें एक सब योजना या एक कह सकते हैं अतिरिक्त योजना के रूप में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को शुरू किया गया है। तो आप इसके आंकड़े ज़रा ध्यान रखें। अगर हम दूसरे भाग में आ जाएं आज के दैनिक क्विज में, तो विगत वर्ष के जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न होते हैं वो हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। तो आज 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न है वो हमने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिया है। प्रश्न को देखते हैं। Cas9 प्रोटीन क्या है जिसका अक्सर समाचारों में उल्लेख किया जाता है? तो ध्यान रखें, ये जो प्रोटीन है, अगर हम एक तकनीक की बात करें जिसको हम बोलते हैं क्रिस्पर, उस तकनीक में प्रमुख रूप से इसे उपयोग किया जाता है, जिसमें किसी जीन को अलग करने या जीन को ऐड करने के लिए प्रमुख रूप से इसे उपयोग किया जाता है। और इसी तकनीक को आप देखें 2020 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस आधार पर आप देखें तो पहला विकल्प सही है, लक्षित जीन संपादन में उपयोग की जाने वाली आणविक कैंची। तो एक तरह की एटॉमिक सीजर के रूप में यह काम करता है जीन की एडिटिंग करने के लिए। तो इस आधार पर यहाँ पर आपका विकल्प सही है ए।
दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में आते हैं, जहां पर हम प्रमुख रूप से चर्चा करते हैं आज का प्रमुख तथ्य। और आज का प्रमुख तथ्य है, अगर हम पीएम कुसुम योजना की बात करें, इसकी अगर हम फुल फॉर्म याद रखें तो इस योजना का काफ़ी हद तक जो आधार है वो हमें समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो यहाँ पर आप देखें, ये योजना आप देखें तो 2019 में प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य क्या है, किसानों को एक तरह से ऊर्जा सुरक्षा देना और साथ में उनके आय के संसाधन भी बनाना। तो यहाँ पर कोशिश ये थी कि जो बंजर जमीन का भाग था वहाँ पर एक तरह से जो सौर संयंत्र हैं वो लगाकर किसानों को बिजली मुफ्त में दी जाए, साथ साथ अगर अतिरिक्त बिजली उत्पादन होता है तो वो किसानों से खरीदा जाए, यानी ग्रिड में वो सप्लाई करें, उस आधार पर उनको आय भी मिल सकती है। तो पीएम कुसुम योजना की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से उसका उद्देश्य यही था। तो इसीलिए ऊर्जा सुरक्षा साथ साथ अगर हम देखें आय बढ़ाने की जो स्थिति है तो उनका उत्थान होना, दोनों स्थितियां पीएम कुसुम योजना में संबंधित हैं। और यहाँ पर आप देखें प्रमुख रूप से इस योजना को जब 2019 में शुरू किया गया था तो योजना का लक्ष्य इस तरह से था कि 2022 तक 30,800 मेगावाट एक तरह से जो सौर ऊर्जा की क्षमता है उसको प्रमुख रूप से विकसित किया जाए। और इसके लिए आप देखें 34,442 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अब इस योजना को आप देखें 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस योजना में आप ध्यान रखें, सरकार की तरफ से प्रयास ये है कि लगभग 35 लाख जो किसान हैं उनको एक तरह से इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि आप देखें सिंचाई में जो भी एक तरह से आपके जैसे मान के चलिए अगर हम ट्यूबवेल की बात करते हैं तो वहाँ पर डीजल इंजन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो सोलर पंप का भी एक तरह से इसमें उपयोग करने की स्थिति है। तो इस योजना में आप देखें 3 कंपोनेंट है। पहला 10,000 मेगावाट की सोलर क्षमता का एक तरह से इंस्टॉल करना है, जिसमें प्रमुख रूप से आप देखें सोलर पावर जो प्लांट है वो लगभग एक व्यक्ति यानी एक अगर हम संयंत्र की बात करें तो 2 मेगावाट का, यानी 10,000 मेगावाट की क्षमता कुल बनानी है और एक संयंत्र 2 मेगावाट तक के स्थापित करने का लक्ष्य है। दूसरा कंपोनेंट अगर हम देखें तो 20 लाख सोलर पावर एग्रीकल्चर जो पंप है उनको स्थापित करना, यानी डीजल पंप की स्थिति को कम करना। तीसरा इसका कंपोनेंट है 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप, यानी एग्रीकल्चर पंप जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है उनको यहाँ पर हम देखें तो उनका एक तरह से सौर ऊर्जा के साथ में उनको जोड़ना। तो कुछ ऐसे एग्रीकल्चर के कह सकते हैं भाग है जहाँ पर बिजली की सप्लाई सरकार करती है, उसका उपयोग करके कृषि में एक तरह से जो ट्यूबवेल है वो संचालित किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रिड के साथ कनेक्टेड। तो कोशिश ये है कि जो ग्रिड से कनेक्टेड बिजली है उसको हटाकर सोलर पावर एक तरह से जो एग्रीकल्चर पंप है 15 लाख वो किसानों तक पहुंचाया जाए। तो ये 3 कंपोनेंट हैं। और आप देखें भारत का एक तरह से लक्ष्य है कि 2030 तक जो हमारा ऊर्जा उत्पादन का भाग है उसमें 50% हम चाहते हैं कि ऊर्जा कहाँ से आ पाए, एक तरह से नवीकरणीय ऊर्जा। तो उस दिशा में अगर हम देखें तो पीएम कुसुम योजना को काफ़ी महत्वपूर्ण योजना माना जाता है। तो आज के तत्व में पीएम कुसुम योजना को हमने यहाँ पर चर्चा किया। तो इसी के साथ आज के सत्र को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और कल के दिन में दैनिक क्विज के नए अंश के साथ में हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।